नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण और मार्मिक है। यहाँ से निश्चित रूप में आपके क्वेश्चन बनेंगे। हम आज जो करंट अफेयर का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, वक्त बिल के बारे में पढ़ रहे हैं। ये बिल क्या है? देखिए, जो ये है वक्त बोर्ड के अगर बारे में समझने से पहले हमें ये जानना आवश्यक हो जाता है, ये ज़रूरी है कि वक्त क्या है। अगर वक्त अरबी भाषा का एक शब्द है, इसका अर्थ होता है खुदा के नाम पर क्या अर्पित वस्तु या फिर करें परोपकार के लिए दिया गया जो धन होता है। इसमें चल अचल संपत्तियों को शामिल किया जाता है और मुस्लिम अपनी संपत्ति वक्त को दान कर सकता है। और कोई भी संपत्ति की अगर बात करूं, वक्त घोषित होने के बाद वो गैर हस्तांतरित हो जाती है। याद देखिएगा, जैसे कि वक्त बिल के अगर हम बारे में बात करें, आप सभी को ये सर्वविदित होगा कि हाल फिलहाल में ही आपने देखा कि लोकसभा में जब ये बिल को ला रहे थे, तब जाके पक्ष और विपक्ष पक्ष वाले जो कह रहे थे कि भैया इस बिल को पास होना चाहिए, विपक्ष ने इस पर जोर विरोध किया था। कहीं ना कहीं मुसलमानों का हक और अधिकारों की कहीं ना कहीं उपेक्षा सरकार करने जा रही है। तमाम चीज़ें हुई थी और आप लोगों को ये भी पता होगा कि इस बिल के लिए रात 2 बजे तक लोकसभा में डिस्कस हुआ, उसके पश्चात इसे पारित कर दिया गया, फिर राज्यसभा में गया, फिर राष्ट्रपति की मोहर लगने से ये कहीं ना कहीं एक कानून के रूप में इख्तियार हो गया। अगर हम बात करें वक्त की, अगर बात करें तो इसमें विधेयक में केवल बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए नियमों को स्पष्ट किया गया है। और मंत्रालय ने ये भी स्पष्ट किया है, जो वक्त मंत्रालय है इसने ये भी स्पष्ट किया है कि वक्त बोर्ड में जो मुस्लिम शामिल होंगे, मतलब कि इसमें हिंदू भी आप शामिल हो सकते नहीं, कि इसमें जरूरी नहीं है कि आप मुस्लिमों को ही इसमें शामिल किया, लेकिन वे बहुमत नहीं पाएंगे। कहने का मतलब है कि शामिल तो होंगे लेकिन वो बहुमत नहीं पाएंगे। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि कोई व्यक्तिगत भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति विशेष की इसमें क्या करें, सरकार उसकी भूमि का अधिग्रहण नहीं करेगी। ये जो विधेयक है केवल उन संपत्तियों पर लागू होगी जिन्हें वक्त घोषित किया गया। आपको बता दूं, ये वक्त की जो संपत्ति है, जिसमें भारत और पाकिस्तान की अगर हम बात करें, जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था तब यहाँ की जितनी भी संपत्तियाँ जो पाकिस्तान चले गई थी, जिनकी संपत्तियाँ यहाँ रह गई थी, जो भारत में जो थे उन जिनकी संपत्तियाँ थीं, अब जब वो पाकिस्तान चले गए तो उनकी जो संपत्तियाँ भारत में रही, तो ये वक्त बोर्ड जो था तो इसके अंदर अधीन आ गई थी। इसमें बहुत ढेर सारी ज़मीनें हैं और सरकार इसको अपने अधीन लाने के लिए ये तमाम चीज़ें के। अब मैं समझाना चाहूँगा कि क्या है वक्त बोर्ड की। अगर मैं बात करूं तो ये वक्त जो संपत्ति के प्रबंधन का ये काम बोर्ड करता है। वक्त की जितनी भी संपत्ति है, प्रबंधन है, उसका काम क्या करता है? वक्त करता है। और अगर कहें ये कानूनी इकाई है। और अगर हम देखें प्रत्येक राज्य में वक्त बोर्ड होता है और वक्त बोर्ड में क्या होता है, जितनी भी संपत्ति हैं उनका पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। और वक्त बोर्ड की जो संपत्तियों का पंजीकरण, प्रबंधन, संरक्षण जो किया जाता है वो राज्य बोर्ड के जो नेतृत्व में जिसके अंतर्गत होता है उसका अध्यक्ष करता है। और देश में अगर मैं बात करूं, देश में शिया और जो सुन्नी है वो 2 तरीके के वक्त बोर्ड इसमें होते हैं। अब वक्त होता क्या है, इस बोर्ड का सदस्य कौन होता है, थोड़ा से भी ध्यान से दे। जो वक्त बोर्ड को जो मुद्दा है, जो मुकदमा है वो करने की शक्ति है। वक्त बोर्ड को मुकदमा करने की शक्ति है। इसका अध्यक्ष के अलावा बोर्ड में राज्य सरकार के जो सदस्य मुस्लिम विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, जो राज्य सभा के सदस्य होते हैं, जो राज्य बार काउंसिलिंग के सदस्य होता है, इस्लामी जो विद्वान होते हैं, और जो वक्त के जो मौलाना होते हैं वो इसमें सम्मिलित होते हैं। और अगर हम बेसिकली अगर बात करें तो वक्त जो क्या है, कभी क्वेश्चन पूछा जाए क्या है वक्त बोर्ड की अगर बात करें तो वक्त संपत्तियों के प्रबंधन के अलावा ये बोर्ड में शामिल दान, शिक्षण संस्थान और मस्जिद हो गया, कब्रिस्तान हो गया, रैन बसेरे हो गए, इनका क्या करता है, ये रख रखाव करता है। याद रखिएगा इन चीज़ों का ये रख रखाव करता है। ठीक है, अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। जैसे मैंने कहा कि वक्त जो राष्ट्रपति की मोहर के बाद ये कानून बन गया। अब इसको थोड़ा समझने से पूरा थोड़ा सा आपको मैं और डिटेल में बता दूं। अगर मैं कहूं कि एक एक्ट था 1954 का, ये वक्त एक्ट था। वक्त एक्ट की जब मैं बात करूं तो देश में सबसे पहली बार अगर देखें 1954 की बात करूं तो ये एक एक्ट बना था। इसके तहत क्या था, जब वक्त बोर्ड का ये जन्म हुआ था, किस वर्ष से
वक्फ बोर्ड का जन्म हुआ था, कभी क्वेश्चन पूछा था, 1954 में हुआ था। इस कानून में मकसद ये था कि वक्त से जुड़े जितने भी कागजात हैं उनको सरल बनाना था। इस एक्ट के तहत वक्त की जितनी भी संपत्ति है, दस्तावेज है, उनका रख रखाव का प्रबंधन किया जाएगा। और साल 1955 में इसमें पहला संशोधन किया गया था। जो पहला संशोधन किया गया था 1900 पहला संशोधन जब हुआ था 1955 में किया गया था। और 1995 में अगर मैं बात करूँ, एक नया वक्त बोर्ड अधिनियम बनाया गया था। इसके तहत क्या था, जो हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो वक्त बोर्ड बनाने की इस समय अनुमति दी गई थी। और अगर हम बात करें बाद में 2013 में इसमें संशोधन किया गया था, याद रखिएगा। अब बेसिकली इसको थोड़ा सा समझने का प्रयत्न कीजिएगा। जितने भी बच्चे पीसीएस की तैयारी या फिर पटवारी या जितने भी बच्चे अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी है, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा मार्मिक है। अगर हम बात करें, देखिए राष्ट्रपति की मोहर के बाद ये बन गया नया वक्त कानून की। अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्त संशोधन अधिनियम अगर 2025 अब देश भर में यहाँ पर लागू कर दिया गया है, याद रखिएगा। और ये जो कानून है वक्त अधिनियम, मैंने 1955 में इसमें एक व्यापक बदलाव किया गया था, मैंने आपको ये बता दिया था। और प्रबंधन को अधिक पारदर्शिता और समावेशी और अगर कहें जवाबदेही बनाने की दिशा में कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया था कि ये वक्त की जितनी भी संपत्तियां हैं और इस संपत्तियों का कहीं ना कहीं पारदर्शिता के साथ समावेशीकरण किया जाए और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित किया जाए। और इस पे बड़ा ही एक क्या था, ये बड़ा कदम ये माना जाता था। इसमें महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार देने के लिए, देखिए जो ये वक्त की जो संपत्ति है, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने की से लेकर जो जितने भी कानूनी विवाद हैं उनको कम करने जैसे इसमें 5 बड़े बदलाव किए गए हैं। इस वक्त संशोधन की अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या कर दिए गए हैं, 5 बड़े राष्ट्रपति के संशोधन के बाद इसमें 5 क्या कर दिए गए हैं, बड़े बदलाव कर दिए गए। अब क्या थे, इसको ये देखिएगा। हमने कहा कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्त संशोधन अधिनियम 2025 अब देश में लागू कर दिया गया है। आपको मैं बता दूं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जो मंजूरी के बाद उम्मीद है कि 2025 के नाम से अगर हम कहें कानून बना गया है। और वक्त अधिनियम 1995 की मैंने बात करी, जिसमें संशोधन कर गैर तो मुस्लिम और साथ ही महिलाओं को वक्त बोर्ड में शामिल करने की, और साथ ही जो इनकी संपत्तियां हैं विवादित हैं, जो न्याय में जो अभी पेंडिंग पड़े हैं, जो न्यायालय में जिन पे अभी डिसीजन आना है, और उनकी अनुमति देने पर वक्त प्रबंधन में क्या होगी, पारदर्शिता आएगी। और इसमें अहम बदलाव किए गए और सरकार इसे समावेशी और कहीं ना कहीं उत्तरदायी प्रणाली की दिशा में कदम मानती है। और इसमें अगर कहें, जबकि विपक्ष में धार्मिक संस्थाओं और स्वास्थ्य पर प्रहार माना जाता है, जितने भी विपक्ष के जितने भी सांसद है या प्रतिपक्ष के नेता का ये मानना था कि भैया जो मुस्लिमों के जो वक्त बोर्ड है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार उनकी धार्मिक भावनाओं को कहीं ना कहीं आहत कर रही है, जो उनकी स्वायत्त संस्थान हैं उन पर कहीं ना कहीं प्रहार कर रही है, और अल्पसंख्यकों की जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसमें हस्तक्षेप क्या कर रही है, कहीं ना कहीं सरकार ये कर रही है। इसलिए इसका विरोध किया गया था, याद रखिएगा। अब जब मैं बात कर रहा हूं कि वक्त बोर्ड के पास कितनी संपत्तियां हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसको नोट डाउन करते हुए चलिए, जो भी बच्चे देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हम बेसिकली जो समाचार पत्रों के माध्यम से या फिर हमने न्यूज़ चैनलों के माध्यम से कहें या न्यूज़पेपर के माध्यम से अगर कहें, तो देश में अगर देखें वक्त बोर्ड में अगर मैं कहूँ 8 लाख एकड़ से भी ज़्यादा यहाँ पर ज़मीन है। याद रखिएगा कि इसीलिए सरकार चाहती है कि जो ये वक्त बोर्ड की जो ज़मीनें हैं उसमें कहीं ना कहीं अच्छा विकास कार्य किया जाए, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं ये ज़मीन को हस्तांतरण किया जाए। तो इसीलिए ये जो विपक्ष ये थे, तो उनका मानना था कि उनकी संपत्तियों पर कहीं ना कहीं सरकार का प्रहार है। तो अगर मैं कहूँ 8 लाख एकड़ ज़मीन इनके पास है। और अगर बात करूं साल 2009 में ये ज़मीन 4 लाख एकड़ की थी, और इसमें अधिकांशतः अगर हम बेसिकली 2009 की अगर हम देखें तो इसमें जो ज़मीन थी 4 लाख एकड़ की थी। और इसमें अधिकांश अगर देखें मस्जिद है, जितने भी ये ज़मीन है इसमें मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, कब्रिस्तान हैं, इन चीज़ों को इसमें सम्मिलित किया गया। और वक्त की जो अनुमानित संपत्ति की अगर हम बात करें, बेसिकली अगर हमारे देश में इनकी जो संपत्ति की जो कीमत है बेसिकली, तो 101.2 लाख करोड़ रुपए इसकी संपत्ति है। और देश भर में अगर देखें, उत्तर प्रदेश में और साथ ही बिहार में 2 सिया वक्त बोर्ड यहाँ पर सम्मिलित हैं। अगर हम देखें तो कुल 32 वक्त बोर्ड हैं। और अगर रेलवे और रक्षा विभाग के बाद अगर कहें देश में जिसके पास सबसे ज़्यादा संपत्ति है वो आपके वक्त बोर्ड के पास है। अगर देखिए
क्वेश्चन पूछा जाता है कि देश में टॉप 3 जो संस्थाएं हैं जिनके पास सारथी रूप में जमीनें हैं या कहें जिनके पास सारथी रूप में पैसा है, तो कहीं ना कहीं ये रक्षा रेलवे के पास हैं, और साथ ही रक्षा विभाग के बाद अगर देश के पास जो सबसे ज़्यादा जो संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास ये है। अब देखिए इस पे विवाद क्यों हुआ, थोड़ा इसको समझने की प्रयत्न करिएगा। ये वक्त अधिनियम है, इसको सेशन जो 40 है उसमें एक बहस छिड़ी थी। इसके तहत कहा गया था कि इसको रिज्यून टू बिल की शक्ति मिली है, और अगर बोर्ड का मानना है कि अगर कोई संपत्ति वक्त की संपत्ति है तो वो खुद से उसकी जांच कर सकता है और वक्त होने का दावा पेश कर सकता है, और अगर उनकी संपत्ति और अगर बेसिकली अगर कहें उन संपत्तियों में कोई और रह रहा है तो वो अपनी आपत्ति को कहीं ना कहीं ये लगा सकता है। अगर हम देखें तो इसमें अगर देखें तो इसमें विरोध जो जताया था, देखें जबकि सरकार के पारदर्शिता और जवाबदेही ही सुनिश्चित करने वाला ये कदम कहीं ना कहीं माना जाता है। और विधेयक की अगर बात करूं तो लोकसभा में 288 बदनाम 232 का अंतर ये बिल पारित हुआ। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वक्त बिल है ये लोकसभा में कितने मतों से इसे पारित किया गया, तो आपको पता होना चाहिए 288 ये मतों के सापेक्ष ये बिल पास हुआ था, और इसके पक्ष में अगर कहें 288 पड़े थे, और इसके जो इसके समर्थक नहीं थे वो 232 के अंतर से ये पारित हुआ था। और अगले दिन ही राज्यसभा में भी सत्ता पक्ष और जो विपक्ष के बावजूद भी ये पास हो गया था। अब थोड़ा सा इसको देखिए, इसको समझना अत्यंत अनिवार्य है। अगर हम कहें तो उम्मीद है कि वक्त 2025 जो विधेयक है 2025 वक्त संशोधन विधेयक 2024 की अगर बात करें तो ये विधेयक का नाम है यूनिफाइड वक्त मैनेजमेंट एनवायरनमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। अगर मैं कहें ये विधेयक उम्मीद अगर कहें तो ये 2025 के नाम से जाना जाएगा। ये लोकसभा में कब पारित हुआ इसको थोड़ा सा समझिएगा। इसको कहा जाएगा कि वक्त बिल संशोधन ये लोकसभा में कब पारित हुआ, ये 3 अप्रैल को ये पारित किया गया। इसमें जो वोटिंग हुई थी वो 288 और साथ ही विपक्ष में अगर कहें 232 इसमें ये मत पड़े। और राज्यसभा में 4 अप्रैल को ये हुई। यहाँ पर राज्यसभा में भी इसमें बहुत ज़्यादा तीखी बहस के बीच ये पारित हुआ, और राष्ट्रपति द्वारा जो इसे मंजूरी दी गई देर रात इसको मंजूरी मिल गई थी। याद रखिएगा 5 अप्रैल को ये कहीं ना कहीं वक्त संशोधन विधेयक 2024 अगर 25 की बात करें ये कानून के रूप में ये बन गया। अब क्या है अगर कहें तो ये विधेयक अब कानून बन चुका है। पहले वक्त ये बोर्ड था, अब ये कहीं ना कहीं कानून बन चुका है। अब मुख्य उद्देश्य क्या था, अगर हम मुख्य उद्देश्य देखें तो वक्त प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही और न्यायिक निगरानी इसकी सुनिश्चित की जाएगी। अब महत्वपूर्ण संशोधन इसमें क्या हुई, इस वक्त बोर्ड में क्या संशोधन हुए थे, तो याद देखिए इसमें कहता है कि गैर मुस्लिम महिलाओं को वक्त बोर्ड में शामिल करने का प्रावधान है। अब देखिए इसमें जितने भी हिंदू गैर जो बेसिकली अगर मैं मुस्लिमों की बात करूं तो हैं ही, इसमें अगर कहें कि अब इसमें हिंदू भी शामिल हो सकता है, गैर मुस्लिम और महिलाओं को वक्त बोर्ड में शामिल करने का प्रावधान है। इसमें अब कोई भी ये नहीं कि जरूरी नहीं है कि इसमें आपके मुस्लिम ही इसमें बोर्ड में शामिल होंगे, इसमें गैर मुस्लिम भी इसमें शामिल किए जाए। वक्त की संपत्तियों का मनमाना दावा अब नहीं चलेगा। जो भी वक्त की जो संपत्तियां थी उसमें जिस तरीके से ये माना जाता था कि इस संपत्ति में जो वक्त की जो कमेटी है उनकी क्या चलती थी, मनमानी चलती, अब वो नहीं चलेगी। अब जितनी भी संपत्ति विवाद की स्थिति में है उनको कोर्ट से चुनौती दी जा सकती है। अगर जितने भी कोई किसी का मानना है कि भैया ये मेरी ज़मीन है, अब ये वक्त के अंतर्गत आती है, तो उन संपत्तियों पर जो विवाद है उसको कोर्ट के माध्यम से उसे चुनौती दी जाएगी, और अगर किसी की है तो उसको वो दी जाएगी हस्तांतरण। अगर देखें पिछले 5 वर्षों में इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही वक्त की संपत्तियों का दान कर सकेगा। कहते थे कि भैया जो पिछले 5 वर्षों का अगर कहें इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही वक्त को अपनी संपत्ति दान कर सकता था। तो इसमें ये संशोधन महत्वपूर्ण दिए गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम देखें तो विपक्ष की आपत्ति क्या थी, इसमें विपक्ष ने कहा था कि भैया इनकी धार्मिक स्वतंत्रता में दखल दी जा रही है, अल्पसंख्यकों के अधिकार जो हैं तो इन अधिकारों को कहीं ना कहीं उनके छीने जा रहे हैं। सरकार का पक्ष था, सरकार का ये कहना था कि भैया जो हम ये बिल पास कर रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता लाएंगे और सभी समुदायों की इसमें क्या होने भागीदार सुनिश्चित करनी जाएगी। अगर बेसिकली अगर देखिए विपक्ष का कहना ये भी था कि जैसे राम मंदिर बना है, क्या राम मंदिर में भी क्या जो मुस्लिम है क्या मुस्लिमों को भी उस कमेटी का सदस्य बनाया जाएगा, या फिर सिख उनको भी उस कमेटी का सदस्य बनाया जाएगा, पारसी बौद्धों को भी बनाया जाएगा। तो जब नहीं बनाया जाएगा तो
उनका कहना था कि वक्फ बोर्ड में क्यों गैर जो हिंदुओं को इसमें शामिल किया जा रहा है, क्यों इसको समूह सभी समुदाय की इसमें क्यों भागीदारी बनाए। अगर राम मंदिर बना है तो उसमें भी सभी समुदाय की भागीदारी होनी चाहिए, उसमें सभी समुदाय के लोगों को उसमें शामिल करना चाहिए, क्योंकि राम मंदिर जो है वो क्या है, हिंदुओं का है, तो ये वक्फ बोर्ड क्या है, सुन्नी और शिया मुस्लिमों का ये है, तो इसमें भी दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। तो सरकार द्वारा इसे पारित कर दिया गया। तो याद रखिएगा। अब इसमें वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की अगर बात करें, इसमें क्या महत्वपूर्ण बदलाव है। वक्त बोर्ड की जो संशोधन अधिनियम है 25 के तहत अगर कहें महत्वपूर्ण बदलाव क्या है, जो वक्त को अगर कहें प्रबंधन को अधिक समावेशी और क्या कहते हैं पारदर्शी बनाने का ये कदम उठाया गया है। याद देखिए अब क्या था, अब गैर मुस्लिम सदस्यों की इसमें नियुक्ति हो सकती है। हालांकि बोर्ड में एक इस्लामी धर्म विशेषज्ञ होना अनिवार्य है। इसमें कहता है कि इसमें एक इस्लामी धर्म विशेषज्ञ का होना अनिवार्य है। वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद में कम से कम 2 महिलाओं की मौजूदगी होनी चाहिए। अब इसमें महिलाओं की भी क्या है, इसमें मौजूदगी होनी चाहिए। और कहता है कि किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले उसका सत्यापन होगा, उसके बाद ही विवादों से बचा जा सकता है। अगर कोई वक्फ को अपनी संपत्ति दान करता है तो उससे पहले वो क्या करेगा, तो उसकी पहले सत्यापन करेगा, उसकी जांच होगी, तभी वो उसको क्या करता है, दान कर सकता है। अब इसमें कहता है कि जिलाधिकारी को वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण कर उसका स्वामित्व सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी की जिलाधिकारी को निर्देश दे दिए गए हैं कि वह वक्फ संपत्तियां कितनी हैं उनका सर्वेक्षण करिए और उन्हें उनके स्वामित्व के अनुसार उनकी जिम्मेदारी तय कीजिए। और निर्णय लिया गया है कि इस प्रतिक्रिया में अब गैर मुस्लिम पिछड़े मुस्लिम और महिलाओं की भी भागीदारी इसमें सुनिश्चित है। कोई भी व्यक्ति यदि वक्फ की संपत्ति दान करता है तो वो कम से कम 5 वर्ष तक इस्लाम का अनुयायी होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई हिंदू अगर वक्त को संपत्ति दान करता है तो कम से कम उसको 5 वर्षों का इस्लाम धर्म अपनाया होना चाहिए, तभी वो दान कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि अब ये जो प्रतिक्रिया से जटिल कर दी गई है, तो इसलिए याद रखिएगा आप कम से कम जाकर कोई भी व्यक्ति अगर दान करता है तो उसको क्या होना चाहिए, 5 वर्षों का अनुयायी होना चाहिए। ये प्रावधान वक्त में जो पारदर्शिता समावेशी जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये बनाया गया। तो याद रखिएगा। अब ये कहता है कि संशोधन में जो महिलाओं के अधिकारों और संपत्तियों को लेकर अहम बदलाव किए गए हैं। अगर देखें महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, ये वक्त अब क्या है, इसके तहत क्या है, मुस्लिम महिलाओं को संपत्ति में भी उत्तराधिकारी मिलेगा और पैतृक और जो ससुराल दोनों पक्षों की संपत्ति में भी क्या है, महिलाओं को अधिकार मिलेगा। और विधवा महिला या फिर तलाकशुदा महिलाएं जितना ही अनाथ महिलाओं के परिवारों को भी संपत्ति में कानूनी हक ये सुनिश्चित किया जाए। कहीं ना कहीं महिलाओं के उत्थान के बारे में बात करते हैं और सत्यापन के बाद संपत्ति इस पर से जो हो गया, ये कहता है कि वक्त के रूप में अवैध रूप से दर्ज और उनके सत्यापन पाया गया तो वो अवैध की करार दी जाएगी। अगर ये लगता है कि वक्त की जितनी भी संपत्ति अगर अवैध है तो उसे सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। कानूनी जटिलता में कमी, वक्त संपत्तियों में अब परिसीमा अधिनियम 1963 जो कानून लागू होगा तो उसमें वर्षों तक चले अदालती विवाद में कहीं ना कहीं कमी आएगी और पूरे गांव या फिर मनमानी घोषणाओं पर रोक होगी। अगर कहें तो इसमें पूरे गांव के वक्त संपत्ति को घोषित नहीं किया जा सकता है, ना केवल दावा करने मात्र से संपत्ति वक्त की मानी जाएगी। अब इसमें सत्यापन होगा, तमाम चीज़ें होंगी। अब इसमें आय पर भी निगरानी और जवाबदेही होगी। अब जिन वक्त संस्थाओं की वार्षिक आयु 1 लाख से अधिक है तो हर साल उनका ऑडिट होगा और उन्हें पारदर्शिता के साथ उनका जवाबदेही सुनिश्चित करना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें इसमें दी गई हैं, याद रखिएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि प्रमुख विवाद क्या रहा था। साल था 2022 में तमिलनाडु के वक्फ बोर्ड में हिंदुओं के बसाए जो थेरुचिरा नामक एक गांव है, तो वहाँ पर वक्त होने का दावा इन्होंने ठोक दिया था। और बेंगलुरु में जो ईदगाह मैदान विवाद में रहा था। और अगर कहें 1950 से वक्त संपत्ति होने का दावा क्या है, ये जो बेंगलोर में जो ईदगाह मैदान था वो जो वक्त ये कहता था कि ये संपत्ति ये हमारी है, उस पर वो दावा करता था। और सूरत नगर में भी सूरत नगर निगम भवन को भी वक्त संपत्ति होने का वो दावा किया जाता था। और साथ ही ये तर्क दिया जाता था मुगल काल में सराय के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता था। और कोलकाता में जो ताजीगंज क्लब है, रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब और साथ ही बेंगलोर में आईआईटी विंटर होटल को वक्त की भूमि का होने का दावा किया जाता है। और सरकार और वक्त के बीच ये तमाम चीज़ें ये रही। तो बेसिकली ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस आपसे मैंने ये पूरा आपको बता दिया है। इससे जो क्वेश्चन बनेंगे तो वक्त जो बिल था इसे जो पारित किया गया था लोकसभा में कब किया गया था, कितने इस पर वोटिंग हुई थी, कितने वोट से ये पारित हुआ था,
विपक्ष के वोटिंग कितनी हुई थी, लोकसभा में कब आया, राज्यसभा में आया, प्रधान राष्ट्रपति ने इन्हें कब मंजूरी दी, तो ये कानून के रूप में कब बना, ये तमाम चीज़ें आपको मैंने बता दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।